मैं खाना नहीं खाया हूँ, इसलिए आज कोई नहीं खाया। नमस्कार दोस्तों, नाम आर के सिंह। आज की मीटिंग का मैं आपका होस्ट हूँ और मोलेक्युलोपैथी के आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। तालियां बजानी है तो ईमानदारी से बजानी है, क्योंकि कोई भी काम जब ईमानदारी से किया जाता है तो उसका ईमानदारी से फल भी मिलता है। ऐसा नो? तो कम लोग हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हाल खाली है। ऐसा नो? हाँ, क्यों तालियां क्यों बजानी है? क्योंकि उनको सीखना ज्यादा है, माइंड ऊपर रखना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना है, ब्लड प्रेशर ज्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। ओके, अभी मैं पूछूं, ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है? हेलो? नहीं, ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं, यानी नॉर्मल है ना? यस। तो आज जो ट्रेनिंग मिलने वाली है, आप सबको पता है ना किस चीज के बारे में है? हाँ, तो उसको सुनने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे पहली बात है कि 125 करोड़ भारत की जनता तक अगर हमें पहुंचना है तो इस नॉलेज को अच्छी तरह लेना चाहिए या टाइम पास करना चाहिए? तो उसके लिए हमारा ध्यान यही होना चाहिए, इसी हॉल में होना चाहिए, स्पीकर की बातों में होना चाहिए। ऐसा नो? दूसरा चीज, आपके पास पेपर और पेन वो रेडी होनी चाहिए ताकि आप लिख सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माइंड में हर चीज रहती नहीं, तो पेपर पे रहेगा तो आप दोबारा उसे पढ़ सकते हो और फिर उसे सीख सकते हो। ऐसा नो? जिनके पास पेपर पेन नहीं है उनको हेल्प कीजिए ताकि उनको समझ में आए ट्रेनिंग का वैल्यू क्या होता है। तीसरी बात, हम सबका मोबाइल बंद होना चाहिए, न कि वाइब्रेट पे होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेट पे होगा तो भी आप जेब में हाथ रखोगे, खीसे में हाथ रखोगे, ध्यान वहां जाता ही जाता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग, उसमें आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ रखें। 5 बजे के बाद फिर उनको आप कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ऐसा अब तक की जिंदगी में कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी ये 3 घंटे में नहीं होने वाला। ऐसा नो? हाँ, तो बी सीरियस। और ये ट्रेनिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ट्रेनिंग है आईजीजी यानी माँ के दूध। माँ के दूध की पावर समझाने की जरूरत है नहीं ना? तो उसको और अच्छी तरह से कैसे सीख पाएंगे और इसको हम भारत की 125 करोड़ जनता तक कैसे पहुंचा पाएंगे, इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से आज की ट्रेनिंग को सुनना है, सीखना है। डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह से सुनना है। उसकी आपको डीवीडी अगले प्रोग्राम में फ्री में मिलने वाली है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप उसको नॉलेज लेना है, क्योंकि अब तक की जिंदगी में हम लोग जो भी काम किए हैं, इतनी उम्र जिए हैं, वो माँ के दूध की बदौलत जिए हैं। ऐसा नो? लेकिन ये दूध हमेशा साथ नहीं देता, इसलिए हमेशा साथ कैसे देगा, आज यही बात आपको सीखना है। क्योंकि माँ के दूध पी करके हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर लिए हैं, आगे भी करने वाले हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है और कॉमन प्रोडक्ट है। इसे किसी भी उम्र में लोगों को दिया जा सकता है और इस पे बहुत पैसा बनाया जा सकता है। ऐसा नो? तो इस प्रोडक्ट में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा तभी बना पाएंगे जब इसकी ज्यादा से ज्यादा और अच्छी नॉलेज ले पाएंगे। तो आप लोग सब लोग तैयार हैं? राइट वाले ज्यादा बोल रहे हैं, लेफ्ट वाले कम बोल रहे हैं, मैं कंपटीशन लगा दूंगा फिर। यस या नो? हाँ, आपका सहयोग मिलना चाहिए। अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो वो भी नोट करके रखिए, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आने वाली अगली स्लाइड में आपके सवाल का जवाब हो सकता है। क्लियर? तो बीच में कोई सवाल नहीं करेंगे। और मैं डॉक्टर साहब को बुलाने की तैयारी कर रहा हूं, क्या आप लोग मेरी मदद करने को तैयार हैं? तो चलिए आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे टुडे स्पीकर डॉक्टर जयेश पटेल। थैंक यू। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए इसका एम्पलीफायर में। हेलो? हाँ, अभी ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। मोलेक्युलोपैथी हेल्थ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। 12 अप्रैल को जो कॉस्मेटिक ट्रेनिंग लोगों ने अटेंड की थी, उसकी डीवीडी जाने के टाइम सभी को मिलेगी फ्री में।
जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी डीवीडी बुधवार के दिन मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में आज की रिकॉर्डिंग की भी डीवीडी फ्री में दी जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो 15 जून को है, 2 से 5 का टाइम है। उस प्रोग्राम का सब्जेक्ट रहेगा मल्टीविटामिन और मैक्यूमैक्स आंख का जो प्रोडक्ट है, ये 2 प्रोडक्ट पे डिटेल होगा। आप सोचते होंगे लोग यहाँ इतने कम क्यों है? हकीकत में ये हॉल नहीं है, स्टूडियो है। ये रिकॉर्डिंग पर्पस के हिसाब से ये हो रहा है। हमने पहले इस अलग अलग प्रोग्राम के लिए सोचा था कि स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमने नया आइडिया लगाया कि जो जो प्रोडक्ट पे डिटेल मुझे बोलना है उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं यहाँ हॉल में ही करूं, ताकि क्या है कि नॉर्मल एक्सप्रेशन चले, जो थॉट प्रोसेस चलनी है उस वक्त चले इसके लिए। तो ठीक है, आज का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा आज का दिन इस प्रोडक्ट के लिए इसलिए चुना गया है कि आज मदर डे है। माँ की कीमत, माँ की ममता और माँ ने हमें क्या दिया है और वो हमारा कम हो जाएगा तो हमें क्या नुकसान होगा, ये सारी जानकारी आज के प्रोग्राम के दौरान आपको मिलने वाली है। हेल्थ एंड वेलनेस, प्राचीन समय से हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हमेशा लोग बीमारी से मुक्ति होने के लिए कोई ना कोई इलाज ढूंढ रहा है इंसान। सबसे पहला साइंस इस पृथ्वी पे था आयुर्वेद, उसके बाद आया यूनानी, उसके बाद आया एलोपैथी, उसके बाद आया होम्योपैथी। ये 4 साइंस जो है वो बीमार होने के बाद काम आता है। लेकिन मोलिकुलोपैथी एक ऐसा साइंस है जो बीमार नहीं गिरने देता है और बीमार आदमी को भी काम आता है। तो बरसों से लोग थक गए बीमारी का इलाज करते करते। अब वो अवेयरनेस आ रही है कि लोग अब नए साइंस को अपनाएंगे, कोई बीमार गिरना नहीं चाहेगा। लेकिन ये तब होगा जब ये एजुकेशन लोगों को मिलेगा। जैसे हमें बहुत चीज का एजुकेशन सहज मिला। कैसे मिला? मोबाइल का एजुकेशन मिला, कंप्यूटर का मिला, हम यूज करें। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम की चीज है। तो जो जो चीज हमारे काम की हो उसका एजुकेशन मिलते जाएगा, इंसान उसको जीवन में रूटीन अपना लेगा। आज मुझे ये सब आपको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आने वाले 10 साल के बाद ये सिखाना समझाने का बात खत्म हो जाएगा। लोगों को पता रहेगा कि ये चीज तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए आज की तारीख में लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो चुके हैं। वेलनेस का मतलब यह है कि लोग अच्छे दिखने के लिए और अच्छे रहने के लिए इन दिनों खर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अच्छे दिखने वाली बात देख ली, आज अच्छे रहने और हेल्दी फिट वाली बात देखने वाले हैं। तो वेलनेस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? वेलनेस का मतलब यह होता है कि कोई भी बीमारी आने के पहले उस बीमारी के खतरे को जान लो। क्या हमें बीमारी के खतरे के बारे में जानकारी है? चलिए कुछ खतरे की बात करते हैं। आप लोगों को पता है अगर किसी को लकवा हो जाए तो शायद ही कोई 100% वापस ठीक होता है। किसी के घुटने चले गए, कितना भी खर्चा करो, आदमी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। कमर का ऑपरेशन अगर एक बार हो गया तो परमानेंट उसको कमर का प्रॉब्लम रहता ही है, वजन नहीं उठाना, दर्द है, सब रहता ही है। कैंसर हो गया तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। अगर ऐसे खतरे की घंटी हमें पहले से पता है तो वेलनेस का मतलब ऐसी नौबत आने के पहले हम अपने आप को संभालें। बिजनेस पूरा चौपट हो जाए उसके पहले बिजनेस को संभालो, बिजनेस को कैसे ग्रो करना। बिजनेस में हम कभी लॉस करना नहीं चाहते हैं, तो ये शरीर में जो लॉस हो रहा है उसको क्यों लॉस होने दे रहे हो? क्योंकि बड़ी जायदाद हमारी शरीर ही है। तो इतनी बीमारियां आ रही है क्यों? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसके कारण हमने जीवन में इतनी चीज बदल दी है। देखिए मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया, हम हवा लेते हैं तो पहले शुद्ध हवा थी। 50-100 साल पहले ऑक्सीजन लेवल 38% था,
कुछ साल पहले 28% था, इन दिनों एटमॉस्फेयर में 24% ऑक्सीजन लेवल है। यानी कि अभी हर कोई पोल्यूशन वाली हवा ले रहा है। खाने की बात करें तो होटल में खाना खाइए, हर सब्जी में कलर रहता है। घर पे बनाइए तो वैसा कलर दिखता ही नहीं सब्जियों का। इसके अलावा पेप्सी पीते हैं, जैसे श्याम सुंदर जी ने लास्ट टाइम बताया था कि बर्गर में, कई चीजों में, खाने के अंदर वो चीज यूज होती है जो शैम्पू में होती है। यानी कि आज इतने केमिकल खुराक में जा रहे हैं। पानी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जिंदगी में स्ट्रेस है और बहुत सारी चीज है जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल, लेजी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, वक्त पे नहीं सोना, सोने के वक्त जगना, जगने के वक्त सोना, अभी नाइट शिफ्ट भी चलती है, तो इन चीजों को लाइफस्टाइल कहते हैं। जिस लाइफस्टाइल के कारण लाइफस्टाइल ने नई नई बीमारी हमें गिफ्ट में दी। अब ये जो लाइफस्टाइल है उसमें गलती क्या करते हैं कि हम अपने हेल्थ के रिस्क फैक्टर को पहचान कर रेगुलर मेडिकल चेकअप करते हैं क्या? जब पता है कि लाइफस्टाइल इतनी खराब है तो रेगुलर चेकअप करना चाहिए, रिस्क फैक्टर को पहचानना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना चाहिए। लाइफस्टाइल ऐसी हमारी क्यों बनी? लोग जैसा जी रहे वैसा हम भी जीना शुरू कर दिए, लेकिन जब पता चला कि लोग बीमार गिर रहे हैं तो हम भी बीमार गिरेंगे, तो हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, ये जरूरी है। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हर आदमी वही पानी पी रहा है, हर आदमी वही हवा ले रहा है, हर आदमी वही खाना खा रहा है, हर आदमी को उतना ही स्ट्रेस मिल रहा है, हर आदमी रेडिएशन के बीच जी रहा है। उसके बावजूद आप देखो, कोई बीमार गिरता है तो कोई हेल्दी रहता है। एक घर में 5 इंसान है, एक को अगर फीवर आया तो जरूरी नहीं सबको आएगा। आपको पता है कि आंख एक बीमारी है, कंजक्टिवाइटिस, आंख की बीमारी, आंख आती है, मालूम है ना? आंख क्या कहते हैं? मेरी आंखों में मत देखो नहीं तो तुमको भी हो जाएगा। क्या? कंजक्टिवाइटिस। तो वो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी उसको नहीं होता है ना। हर चीज हमें सेम मिलती है, उसके बावजूद कुछ लोग बीमार गिरते, कुछ लोग बीमार नहीं गिरते हैं। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कॉमन कोल्ड से लेकर कैंसर तक हमारे शरीर में होने वाली बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी। जैसे कि एक आदमी को छींक आ गई तो बाजू वाले को सर्दी हो गई, 2 घंटे बाद देखा नाक बह रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी चीखेगा तो उसमें बैक्टीरिया तो रहेगा, इम्यूनिटी ठीक नहीं है। तो सारा रोल इम्यूनिटी का है। तो आज हमारा सब्जेक्ट ही ये है। अभी सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं हुई, सब्जेक्ट में भी हम एंटर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है? इम्यूनिटी का मेजर रोल होता है। अब क्या देखा गया है? बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी लेवल कि 40 के करीब बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आने शुरू होती है, ओनली बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। इसलिए देखिए कैंसर हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी चीज इम्यूनिटी से हो रही है। तो इसीलिए हर आदमी ने अपनी इम्यून सिस्टम को ठीक रखना चाहिए। ठीक रखना चाहिए मैंने बोल दिया, लेकिन उसका कोई तरीका, कोई सिस्टम जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसके कारण हम उस सिस्टम को ठीक रख सके। अगर ऐसा ज्ञान मिलेगा तो मैं अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखूंगा, और इम्यूनिटी अगर मेरी ठीक है तो मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए जो सब्जेक्ट है, हजारों साल पहले आयुर्वेद भी न्यूट्रिशन में ही बिलीव करता था। पोषक तत्व जड़ी बूटियों के रूप में लिया जाता था। उस समय राजाओं के राजवैद्य राजा को खास किस्म की जड़ी बूटी देते थे, जिसके कारण उनको दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती थी, बुढ़ापे में भी वो स्ट्रांग रहते थे। यानी कि आयुर्वेद भी उस जमाने में न्यूट्रिशन और उसकी कीमत को जानता था। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में, चरक सुश्रुत भागवत में कितने हर्ब के बारे में कितनी डिटेल जानकारी, इसका मतलब कि उनको उस समय पता था। ठीक है, आज का मॉडर्न मॉलिक्यूल की भाषा पता नहीं थी, लेकिन कई चीजों के गुण उन्हें पता था। जैसे हल्दी के बारे में प्राचीन समय से लोग जानते हैं।
आंवला के बारे में प्राचीन समय से जानते हैं, हरडे के बारे में प्राचीन समय से जानते हैं, कई चीजों, गूगल के बारे में प्राचीन समय से जानते हैं। कितनी चीजें वहां लिखी हुई है, यहां तक कि चरक सुश्रुत में सर्जरी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में भी वर्णन किया गया है। उस समय में उस साइंस ने अपनी चरम सीमा हासिल की थी, तरीका अलग था। लेकिन आज जो आयुर्वेद हम देखते हैं वो उस जमाने का आयुर्वेद नहीं है। उस जमाने में आयुर्वेद अपनी चरम सीमा पे था, वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। कारण क्या है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कंप्यूटर है, इंटरनेट है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, ये एक कारण। दूसरा कारण कि कोई किसी को ज्ञान बांटता नहीं था, तो धीरे धीरे जिसके पास ज्ञानी लोग अपना ज्ञान लेके चले गए। इसके कारण ज्ञान फिल्टर होते 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 कम होते गया, और इतना कम हो गया जो कम वाला बचा है ना, वो ज्ञान जैसा लगता ही नहीं। वो जो आयुर्वेद का है, जिस स्वरूप को पड़ा है, उसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक नया स्वरूप फिर से दिया। ये नया स्वरूप देने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया इस पृथ्वी के ऊपर, दुनिया में, उस इंसान का नाम है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। जिस इंसान ने एक नया रोल प्ले किया उस साइंस को फिर से एक नए तरीके से लाने के लिए। अगर आज हम चरक सुश्रुत वाग्भट को याद करते हैं आयुर्वेद के नाम से, लेकिन आने वाले समय में 25, 50 और 100 साल के बाद अगर मॉडर्न आयुर्वेद का नाम लिया जाएगा तो उसका पितामह है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। क्योंकि इस इंसान ने क्या किया, आयुर्वेद की हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाल लिया। क्योंकि आज सिर्फ हर्ब नहीं रही, हर्ब के साथ दूसरे टॉक्सिन, कई तरह के केमिकल जमीन में से अंदर आ रहे हैं। उसके अंदर हर्ब में इस इंसान ने उसमें से सिर्फ मॉलिक्यूल निकालने की टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, और ऐसा करते करते 91 अलग अलग मॉलिक्यूल ढूंढे, उसके ऊपर पेटेंट ले ली गई है। पेटेंट कब मिलती है? जब 100 में से 83 को 100% फायदा होता है तो पेटेंट मिलती है। ऐसे 91 पेटेंट मिल चुके हैं। करीब करीब इस पृथ्वी की 85% हर्ब में से कंपनी मॉलिक्यूल निकाल चुकी है मॉडर्न स्वरूप। और जो भी चीज हम देखेंगे ये प्रूवन है, जैसा कहते हैं वैसा रिजल्ट आता है तो आता है। क्या जैसा हम कहते हैं वैसा फॉलो करते हैं क्या? ये भारी प्रश्न है। अगर करते हैं तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जैसा आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए हम सब्जेक्ट का नाम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशनल वेलनेस इम्यूनोलॉजी, यानी कि न्यूट्रिशन ही हमारे इम्यून सिस्टम को करेक्ट कर सकता है, बाकी नहीं। अभी देखिए, न्यूट्रिशनल इम्यूनोलॉजी जो है ये अलग टाइप का साइंस है, जिसका काम है कि न्यूट्रिशन हम इस तरह का ले ताकि हमारी शरीर के सिस्टम में हर चीज बैलेंस में आनी शुरू हो जाए। इसीलिए जरूरी क्या है कि हम खाना प्रॉपरली खाएं। ध्यान दीजिए, प्रॉपर फूड होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ईट प्रॉपरली जो है ना, ये हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आज के उस खुराक में वो तत्व नहीं रहे हैं जिस तत्व से हम वो सारी चीज प्राप्त कर सके। इसीलिए हमें अब हर इंसान को हेल्दी रहना है तो कुछ अलग से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमम लेवल यानी कि परफेक्ट मेंटेन करें तो कोई डिसीज आएगी नहीं। क्योंकि कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारी इम्यून सिस्टम। इसीलिए मार्च महीने के इंडिया टुडे में पहले पन्ने पे छपा है, क्या छपा है देखिए, योर एंटीबायोटिक इज सिक, यानी कि अब एंटीबायोटिक बीमार हो चुकी है। हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। आज एमडी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं कौन से वायरस को कौन सी दवाई दूं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम वीक क्यों हुई। उसके पहले जानना चाहिए इम्यून सिस्टम है क्या। जैसे आपको पता ही है कि हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से शरीर। जैसे कि सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसी तरह हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम या इम्यून सिस्टम। ऐसी एक सिस्टम है हमारे बॉडी में। इस सिस्टम के हिस्सेदार कौन है?
टॉन्सिल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड, स्प्लीन, ये सब मिला के पूरे शरीर में इसका भी एक नेटवर्क फैला हुआ है। जिस तरह पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम का नेटवर्क फैला हुआ है, इसी तरह लिम्फेटिक चैनल पूरे शरीर में फैली हुई है। लिम्फेटिक फ्लूइड उससे बहता है। लिम्फेटिक फ्लूइड का काम है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करना, जहां जहां प्रॉब्लम होगा उसको करेक्ट करते रहता है। ऐसी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। अब ये इम्यून सिस्टम, इसके ऊपर सबसे पहले काम किसने किया? तो बहुत साल पहले लुईस पाश्चर नाम के एक आदमी ने जर्म थियरी ढूंढी। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, लुईस पाश्चर ने ढूंढा जर्म थियरी। जब जर्म थियरी ढूंढी तो साइंस उस जर्म के पीछे, यानी कि वायरस बैक्टीरिया के पीछे निकल गया। एंटीबायोटिक ढूंढते गए, ढूंढते गए, ढूंढते गए। बचे हुए वायरस और स्ट्रॉन्ग होते गए, होते गए, और स्ट्रॉन्ग दवाई आती गई, और स्ट्रॉन्ग वायरस आते गए। बचे हुए वायरस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होते गए। ऐसा करते करते आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं। इस आर्टिकल में लिखा है स्वाइन फ्लू का टेमीफ्लू से बदला, यानी कि स्वाइन फ्लू की जो दवा है टेमीफ्लू, वो वीक हो चुकी है। वायरस ने बदला लिया। वो कहते हैं कि हम और स्ट्रॉन्ग होकर आ गए हैं, अब दम है तो नई दवाई लेके आओ। जैसे कि पहले मच्छर जाते थे, एक सादा कुछ लगा दो, फिर आया सुपर जेटमेट, सिल्वर, ये वो, ऐसा आते रहता है, अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन बचे हुए मच्छर और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होकर आते रहते हैं। खेत के अंदर भी कीटाणुनाशक जो यूज होता है वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो नए नए कीटाणु जो जन्मेंगे वो इम्यून होते जाते हैं। इम्यून यानी कि उस दवाई का उस पर रिएक्शन नहीं होता है, उसका रेसिस्टेंट बढ़ता है। इसी तरह आज हमारा ड्रग रेसिस्टेंट चेंज हो चुका है। आज दवाइयां हम पर काम नहीं कर रही है। इसीलिए समस्या ये है कि आज की तारीख में अगर किसी को फीवर आता है तो बहुत मुश्किल है कि ये मलेरिया है, टाइफाइड है, फ्लू है या क्या है, क्योंकि सारी चेकिंग में रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद इंसान को फीवर रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे वायरस आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इम्यून सिस्टम की एक अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जब कोई भी वायरस हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो हमारे शरीर के अंदर एक सेल होते हैं, उसको कहते हैं टी हेल्पर। टी हेल्पर नाम के सेल्स होते हैं। सादी भाषा में कहूं तो ये डिटेक्टिव है। जब कोई वायरस अटैक करता है तो जनरली हमारे व्हाइट सेल्स उसको किल कर देते हैं अटैक करके। लेकिन जब वो वायरस स्ट्रॉन्ग रहता है तो टी हेल्पर हमारे ब्रेन को एक ऑर्डर देता है, ब्रेन को मैसेज भेजता है। क्या मैसेज भेजता है? दुश्मन बहुत पावरफुल है। तब थाइमस ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं टी किलर सेल। टी हेल्पर के बाद टी किलर प्रोड्यूस होते हैं। ये टी किलर सेल ऐसे होते हैं, ये कमांडो है, ये फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, तरह तरह के प्रूफ होते हैं। ये सिर्फ मारते हैं, मरते नहीं है। ये सेल सारे वायरस को मार देते प्रोड्यूस हुआ तो। उसके बाद टी सप्रेसर प्रोड्यूस होकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और इस तरह एक बड़ी लड़ाई हम वायरस के सामने जीत जाते हैं। और ये लड़ाई जब जब होता है ऐसी तरह लड़ाई चले और इसी तरह हम बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे, उसको कहेंगे हम इम्यूनिटी। जब ये लड़ाई लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो वायरस हमारे ऊपर सवार हो जाता है। वायरस का पल्ला अगर भारी हो जाएगा तब क्या होता है? तरह तरह की एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। तो जैसे जैसे बहुत छोटी एज से बहुत एंटीबायोटिक खाएंगे तो आगे चल के उसकी सिस्टम वीक होती है। यहां तक देखा गया है कि एंटीबायोटिक ज्यादा खाने से कान को मोक्ष मिलता है। कान को मोक्ष मिलता है। बहुत सारे लोग सुनाई देना कम होता है, कुछ लोगों को सुनाई देना खत्म भी हो जाता है। एंटीबायोटिक की साइड इफेक्ट कान के ऊपर होती है, रिसर्च में ये प्रूव हुआ है। तो इस तरह नई नई एंटीबायोटिक ने क्या किया? हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया। लेकिन यही लुईस पाश्चर, जिसने अपने जीवन के अंतकाल में एक बात कही थी, उसने क्या कहा था? वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। यानी कि वायरस एंड बैक्टीरिया जवाबदार नहीं है, हमारा एनवायरमेंट जवाबदार है बीमारी के लिए। वो एनवायरमेंट की परिभाषा यह है कि जब हमारे शरीर में एसिडिक एनवायरमेंट रहता है तो वायरस बैक्टीरिया के लिए अच्छा है,
क्योंकि उस वक्त हमारी इम्यूनिटी लो लेवल पे रहती है। जब अल्कलाइन एनवायरनमेंट रहेगा तो इम्यूनिटी हाई लेवल पे रहती है, तो वायरस बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता है। ये बात उसने कही थी। अब इसका मतलब क्या है? अगर इस बात पे साइंस ने उस वक्त ध्यान दिया होता तो आज इतनी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब हम इतने आगे निकल चुके हैं कि वापस लौटना बहुत मुश्किल है। इतने आगे निकल चुके हैं कि वापस लौटना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस एनवायरनमेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। एक सिस्टम होती है मेजरमेंट की। जैसे कि कोई भी चीज का पीएच चेक करने के लिए 0 to 7 के बीच उसका काउंट आता है चेकिंग में, तो उसको कहते हैं एसिडिक, रिएक्शन इज एसिडिक। और 7 से 14 के बीच उसका काउंट आता है, उसको कहते हैं रिएक्शन अल्कलाइन। जैसे कभी आपने यूरिन चेक कराया होगा तो उसमें लिखा रहता है पीएच 6.6, बाजू में लिखा रहता है रिएक्शन एसिडिक, ऐसा लिखा रहता है। यानी कि हर चीज की मेजरमेंट की एक सिस्टम है। 7 इज न्यूट्रल। हमारे ब्लड का पीएच, आर्टेरियल ब्लड का पीएच 7.40 है। 7 के ऊपर है, यस और नो है, तो वो अल्कलाइन है। जब ये 7.14 होता है ना, 7.14, तो मेडिकली उसे एसिडोसिस कहते हैं, जिसके कारण इंसान कोमा में जाता है। ये एक कारण है कोमा का, बाकी कोमा के और अनेक कारण है। और जब हमारे ब्लड का पीएच 7 होता है तो इंसान की डेथ होती है। यानी 7.4 और 7 के बीच का जो फासला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.4 होता है। अब होता क्या है, हम ज्यादातर एसिडिक फूड खाते हैं। ऑल फास्ट फूड है, ऑल कुक फूड है, रीहीटेड फूड है, जिसपे बहुत हम हीटिंग प्रोसेस करते हैं। ये सारा फूड एसिडिक होता है। यानी कि हमने एसिडिक फूड खाया। ध्यान देना मेरी बात, एसिडिक फूड खाया तब क्या होता है, हमारा आर्टेरियल ब्लड अपना पीएच 7.4 मेंटेन करता है। तो मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, सेल्स से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स बोलता है अब मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, क्योंकि सेल्स का पीएच जब 3.5 होने लगता है तो सेल्स मरने लगते हैं। तो सेल्स बोलते हैं मैं अब अल्कलाइन ज्यादा नहीं दे सकता हूं। उस समय शरीर में एक अद्भुत चमत्कारिक घटना घटित होती है। वो घटना क्या है? सबसे पहला ऑप्शन ऊपर वाले ने बनाया, बॉडी में बनता है फैट सेल। फैट सेल जो मोटापा आता है ना, वो क्या है, एसिडिटी है एक्चुअली। वो एसिड को स्टोर करता है फैट सेल। ये मैनिफेस्टेशन है, यानी एसिड का मैनिफेस्टेशन फैट सेल बन गया। मैनिफेस्टेशन इज प्रकट होना, अलग अलग स्वरूप में प्रकट होना। अगर फैट सेल नहीं बनेगा तो उसको हाइपर एसिडिटी हो जाएगा, डकारे आनी, खट्टी डकार आनी, बर्निंग होना, उसको कहेंगे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसिडिटी, जिसको लोग एसिडिटी समझते हैं। लेकिन मोटापा भी एसिडिटी है, लेकिन उसका अलग मैनिफेस्टेशन है, यानी कि अलग स्वरूप है, जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन फैट सेल नहीं बनता है तो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसिडिटी में हाइपर एसिडिटी होती है। यहाँ लोग डाइजीन, जेलोसिल, लमोटिल वगैरह दवाई खाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, एसिडिक फूड तो था, ऐसा नहीं हुआ, तो वो एसिड लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी डियोडेनम से आगे जाएगा। तो जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी एसिडिटी है, अल्सर भी एसिडिटी है, पाइल्स, फिशर फिस्टुला भी एसिडिटी है। आपने देखा होगा लेडीज के पैर के अंदर नौस के गुच्छे निकलते हैं, जेंट्स को भी होता है नो डाउट, लेडीज को ज्यादा होता है। वो जो नौस के गुच्छे निकलते हैं, ग्रीन नौस, वो क्या है, वो भी एसिडिटी है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है, जब आर्टेरियल ब्लड का पीएच और नीचे जाएगा तो लो बीपी होता है। ये हमारी स्किन पे अटैक कर देगा, स्किन पे अटैक कर देगा तो स्किन खराब होने लगती है, स्काल्प पे अटैक करेगा तो बाल जाने लगता है। ये मैंने कुछ चंद एग्जांपल दिए एसिड के मैनिफेस्टेशन का। यानी कि जब एसिडिक लेवल हाई होगा बिकॉज ऑफ फूड हैबिट, तो क्या होगा, हमारा रेसिस्टेंस नीचे जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, लो इम्यूनिटी। और मैं आपको कहूं ज्यादातर लोग लो इम्यूनिटी के शिकार है। अब